प्यारे बच्चे, अपने पिछले वीडियो में हमने जाना सहसंबंध की कोटि अंतर विधि के बारे में, जिसको कि प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन ने क्रिएट किया और इन्हीं के नाम से इसको कोटि अंतर विधि के नाम से भी जाना जाता है, जिसका संकेत चिन्ह रो है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि किस प्रकार से स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि सामान्य शुद्ध रिजल्ट प्रोवाइड करती है कोरिलेशन का, और जब हमारे पास n की संख्या 25 से कम हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये एक सरल मेथड है कोरिलेशन ज्ञात करने का। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जिसमें कि अगर 25 से अधिक डाटा हो जाता है तो हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ये केवल रैंक की बात करती है, स्कोर कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती है रियल स्कोर को, ये इसका एक लिमिटेशन है। और साथ ही साथ ये केवल सामान्य रिजल्ट प्रोवाइड करती है, अधिक शुद्ध रिजल्ट इससे प्राप्त नहीं होता है। ये अध्ययन हमने अपने पिछले लेक्चर में किया है। और हमने जाना कि इसका जो सूत्र है रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट स्टार्ट एन स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज है, जिसमें कि हमें समेशन डी स्क्वायर को ज्ञात करना था और एन की वैल्यू हमें पता होती है, दी हुई होती है। तो केवल समेशन डी स्क्वायर के लिए हम इस प्रोसेस को चलते हैं और इसीलिए ये बहुत ही सरल मेथड भी कहा जा सकता है। इस मेथड में 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहले मेथड में हमें जो स्कोर है उनको रैंक प्रोवाइड करना होता है, और इसमें विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि कई सारे बच्चों के स्कोर एक जैसे होंगे, तो उनको जो रैंक है वो किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाएगा, ये तरीका मैंने आपको समझाया है और हम इसे सवाल में करके भी देखेंगे। सेकेंड स्टेप में हमें डिफरेंस ज्ञात करना है R1 और R2 में, कि R1 और R2 का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो इसके लिए D इज इक्वल टू R1 माइनस R2 को हमें यूज करना होगा, और अंत में हमें समेशन D स्क्वायर ज्ञात करना है, जिसको कि हम D को पहले ज्ञात करेंगे, फिर D के जो वैल्यू आएगी प्रत्येक रो की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और फिर प्रत्येक रो के नंबर्स को जोड़कर हमारे पास समेशन डी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने सवाल लिया हुआ है और इसी सवाल पे हम विशेष चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ पर कोटि अंतर मेथड से स्पीयरमैन के रैंक डिफरेंस को निकाल सकते हैं। तो कक्षा 8 के 10 बच्चे हमने लिए हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने डिस्कस किया है कि ये 10 बच्चे अलग अलग हैं, राम श्याम इस तरीके से नाम इनको दिए गए हैं, और इनके विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। और सूत्र भी हमने डिस्कस किया था, रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट स्टार्ट एन का स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो अब हमें इस पे वर्क करना है। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमने जो अंक हैं उसमें विज्ञान को R1 से डिनोट करना है और सामाजिक विज्ञान को R2 से, यानी विज्ञान को हमने R1 नाम दिया है और सामाजिक विज्ञान को R2 नाम दिया हुआ है। ये हमारा पहला स्टेप है रैंक प्रोवाइड करना। तो सबसे पहले हम विज्ञान को रैंक देंगे। तो मैंने आपको बताया कि आप देख लीजिए कि सबसे बड़ा अंक किसको मिला है, उस तरीके से हमने यहाँ रैंक अरेंज किया। वैसे ही हमने R2 के लिए यानी सामाजिक विज्ञान के लिए भी चेक किया और हमने रैंक प्रोवाइड किया सामाजिक विज्ञान। पहला स्टेप पूर्ण करने के बाद हमने इसके बाद डी निकाला यानी डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकालने के लिए 8 माइनस 6, 2 माइनस 2, 7 माइनस 8, 10 माइनस 1, 1 माइनस 5, 5 माइनस 10, 9 माइनस 9, 6 माइनस 7, 4 माइनस 3, 3 माइनस 4 किया और वैल्यू हमारे सामने आ गई। अब हमें थर्ड स्टेप करना है यानी कि डी स्क्वायर निकालना है, ताकि हम समेशन डी स्क्वायर निकाल सकें। तो हमें 2 की संख्या का गुणा 2 में ही करना है।
उसी को स्क्वायर बोला जाता है, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना। तो 4 आया, 0 का 0 में किया तो 0 आया, 1 का 1 में किया तो 1 आया, 9 का 9 में किया तो 81 आया, 4 का 4 में किया तो 16, 5 का 5 है 25, 0 का 0 0, 1 का 1, 1 का 1 और 1 का 1। यहाँ विशेष ध्यान देने के लिए मैं ध्यान आकर्षित करूंगी आपका कि जब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा किया जाता है तो जो सिंबल लगा होता है माइनस का वो अपने आप ही हट जाता है, यानी उसे काउंट नहीं किया जाएगा। तो जब हमने यहाँ से सिंबल अब हमारे यहाँ नहीं लगी हैं तो इसका अर्थ है अब हम सारे अंकों को जोड़ लेंगे और जोड़ के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है 4 धन 1 धन 81 धन 16 धन 25 धन 1 धन 1 धन 1 करके वो आया टोटल समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 130। इतना हम अध्ययन अपनी पिछली कक्षा में कर चुके हैं। अब हमें ये वैल्यू जो समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू आई है, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि सारी प्रोसेस हम समेशन डी स्क्वायर निकालने के लिए कर रहे हैं, तो समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू जब हमें पता चल गई 130, तो अब हम यहाँ पर स्पीयरमैन का कोटि अंतर विधि यानी कि रैंक डिफरेंस मेथड का यूज कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में कैसा संबंध है, किस स्तर तक का संबंध है। इस स्तर को जानने के लिए हम गुणांक तालिका का प्रयोग करेंगे, जो हमें वैल्यू आएगी इसके रिजल्ट की, वो वैल्यू वहाँ हम देखेंगे और पता करेंगे कि हमारा जो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में सहसंबंध है वो किस प्रकार का है। सूत्र है रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट स्टार्ट एन स्क्वायर माइनस एन वन ब्रैकेट क्लोज। ये सूत्र लिखने के बाद हमें बराबर का चिन्ह लगाना है और वैल्यू यहाँ लिख लेंगे। 1 माइनस लिख लिया, 6 लिखा, यहाँ गुणा का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि इनके बीच में साइलेंट है। गुणे का चिन्ह क्या है? साइलेंट है, विजिबल नहीं है, लेकिन इसमें आपको समझना होगा कि 6 समेशन डी का अर्थ होता है 6 का गुणा समेशन डी स्क्वायर में करना है। तो हमने लिख दिया 6 गुणा आगे 130 और बट्टे किया 10, ब्रैकेट स्टार्ट किया, 10 का स्क्वायर माइनस 1 किया। अगेन हमने इसे उतारा, 10 का स्क्वायर पहले कर लेंगे तो 100 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 गुणा के 130 होता है 780 और 10 के बाद जो ब्रैकेट लगा है उसमें 100 से 1 घटाएंगे तो 99 आएगा। अब हमें ब्रैकेट ओपन करना है तो फिर से आप समझ जाइए कि यहाँ पे साइलेंट क्या लगा हुआ है, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। तो हम 10 का गुणा कर देंगे 99 में तो हमारी वैल्यू आई है 990। तो 780 में से 990 जब हमने भाग दिया 990 का तो वैल्यू आई 0.7878। तो आगे सूत्र में लगा है 1 माइनस, तो 1 में से हम माइनस करेंगे 0.7878 को, तो हमारे पास रैंक डिफरेंस मेथड का कोरिलेशन आया है 0.21 और डायरेक्ट हम चलेंगे तालिका की ओर और यहाँ मैंने इंडिकेट किया है 0.21 आ रहा है आपका, प्लस 0.40 से लेकर प्लस 0.21 निम्न धनात्मक सहसंबंध। अर्थात अब हम यहाँ प्रेडिकेट कर सकते हैं कि चूंकि हमारा सहसंबंध 0.21 आया है जो गुणांक तालिका के अनुसार विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के मध्य निम्न धनात्मक सहसंबंध को दर्शाता है, यानी पॉजिटिव तो है कोरिलेशन साइंस एंड सोशल साइंस में, किंतु ये कोरिलेशन कैसा है? बहुत लो लेवल का कोरिलेशन है। विज्ञान के कुछ कॉन्सेप्ट जनरल नॉलेज के रूप में सोशल स्टडी में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सोशल स्टडी में पूरी की पूरी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हमारे विज्ञान के जो सब्जेक्ट हैं वो इन्वॉल्व हैं। ऐसा हम नहीं मान सकते हैं, लेकिन कोरिलेशन है दोनों के बीच में। इसीलिए सामान्य अध्ययन के रूप में हम सोशल स्टडी में साइंस के कुछ बेसिक दैनिक जीवन में आने वाले प्रकरणों का अध्ययन करते हैं। तो ये दर्शाता है कि इन सब्जेक्ट में बहुत निम्न स्तर का कोरिलेशन है। तो ये तो था पहला मेथड, जब हमें क्या दिया हुआ है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के ऐसे नंबर दिए हुए हैं जहां नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं,
नंबर रिपीट ना होने से हमारी आसानी ये हो गई कि हम डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रैंक तक हम एक साथ लेके चले गए हैं। जिसको ज़्यादा अंक मिले हैं और जिसको कम अंक मिले हैं उस हिसाब से हमने उसको बच्चे को रैंक प्रोवाइड कर दिया। किंतु समस्या वहाँ आती है जहाँ विद्यार्थियों के अंक रिपीट हो रहे हों। ऐसी स्थिति में हम रैंक डिफरेंस मेथड का यूज किस प्रकार से करेंगे? यहाँ हम देख रहे हैं कक्षा 8 के 10 विद्यार्थियों के हिंदी और अंग्रेजी विषय का कोरिलेशन हमें मेजर करना है। तो हिंदी विषय में 3 बच्चों के अंक एक जैसे आ रहे हैं। वैसे ही अंग्रेजी विषय में हमारे 2 बच्चों के अंक एक जैसे आ रहे हैं और 2 बच्चों के अंक एक जैसे आ रहे हैं। तो यहाँ डिफ़िकल्टी ये हो जाएगी कि हम कैसे विद्यार्थी को रैंक प्रोवाइड करें यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने स्टेप में आपको बताया था कि विशेष रूप से हमें ध्यान देना है 3 स्टेप जो हम फॉलो कर रहे हैं उसके पहले स्टेप में ये ध्यान देना है कि हम कितने बच्चों को रैंक प्रोवाइड कर चुके हैं और जो रिपीट हो रहे हैं वो कितने बच्चे हैं, किस नंबर पे आ रहे हैं वो बच्चे हैं। तो इस सब चीज़ों को हम ध्यान देंगे। तो अब हम इस सवाल को करके देखते हैं। पैटर्न पूरा का पूरा वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। केवल जो डिफ़िकल्टी लेवल उत्पन्न होगी वो होगी जहाँ एक जैसे अंक दिखाई देंगे, वहाँ हम रैंक कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप यहाँ अवलोकन कीजिए और जानने का और समझने का प्रयत्न कीजिए कि कैसे हम रैंक निर्धारित करेंगे। ये तो आपको समझ में आ ही गया कि हिंदी विषय को हम R1 से डिनोट करेंगे और अंग्रेजी विषय को हम R2 से डिनोट करेंगे और इसी के अंतर्गत हम हिंदी के R1 में रैंक प्रोवाइड करेंगे और R2 में अंग्रेजी के बच्चों को या अंग्रेजी विषय के बच्चों को हम रैंक प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी विषय के बच्चों का रैंक निकालते हैं। कैसे हम रैंक को निकालेंगे? हमने संपूर्ण अंकों का अवलोकन किया और जाना कि 29 नंबर जिस बच्चे के आए हैं वो सबसे अधिक अंक है। इसीलिए इस बच्चे को हमने पहले नंबर का रैंक दे दिया। इसके बाद जब हमने दोबारा से इन अंकों को देखा तो हमें पता चला कि 28 अंक जिस बच्चे के आए हैं वो दूसरे नंबर का बच्चा है जिसको कि सबसे अधिक अंक आए हैं, उसे हमने नंबर 2 का रैंक दे दिया है। 27 अंक जिस बच्चे के आए हैं उसको हमने तीसरा रैंक दे दिया और इस प्रकार से 26 अंक जिस बच्चे के आए हैं उसको हमने चौथा रैंक दे दिया। 25 अंक लाने वाले को हमने 5वां रैंक दे दिया है। लेकिन जब हम 5 रैंक दे चुके थे तो अब हमारे सामने समस्या उत्पन्न हो गई कि हमारे पास 24, 24 और 24 अंक लेके आने वाले 3 बच्चे थे। ये 25 से छोटे अंक थे और तीनों एक जैसे अंक लेके आए थे और हम 5 रैंक तक बच्चों को प्रोवाइड कर चुके थे और रैंक हमें देनी है 1 से लेकर 10 तक ही देनी है क्योंकि हमारे पास बच्चे कितने हैं, 10 बच्चे हैं, इसीलिए रैंक भी 10 ही दी जाएगी। तो अब इस समस्या का सॉल्यूशन मैंने आपको स्टेप नंबर 1 पे बताया था कि हमें यह ध्यान रखना है कि हम कितने रैंक दे चुके हैं। 5 तक हम रैंक प्रोवाइड कर चुके हैं, अर्थात 5 के बाद जो रैंक दी जाएगी वो क्या होगी, 6वीं होनी चाहिए। किंतु 6 रैंक अगर हम इस वाले बच्चे को देंगे तो दूसरे के अंक भी वैसे ही आए हैं तो उसको हम 6वें रैंक पे उसको भी लेके नहीं आ सकते हैं और 6वें रैंक पे तीसरे वाले बच्चे को भी लेके नहीं आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जो उनका सीरियल है, रैंक का सीरियल है, उसको काउंट करेंगे। तो 5 बच्चों को हम रैंक प्रोवाइड कर चुके हैं, 6वां बच्चा, 7वां बच्चा और 8वां बच्चा। तो क्या करेंगे, 6ठी रैंक धन 7वीं रैंक धन 8वीं रैंक। तो बच्चे 3 थे तो तीनों के रैंक हमने क्या कर दिए, जोड़ दिए। तीनों में अब हमें बराबर बराबर रैंक प्रोवाइड करनी है, इसीलिए इसको 3 से भाग देंगे। क्यों देंगे 3 से भाग, क्योंकि बच्चे 3। तो 6 धन 7 होता है आपका 13 और 13 और 8 होता है आपका 21। तो 21 बच्चों को हमें यहाँ पे रैंक प्रोवाइड करनी है। तो 21/3 हम यहाँ पे कर देंगे।
तो कितना होता है 21 में यदि हम 3 का भाग देंगे तो 3 सत्ते 21। तो इसका अर्थ है तीनों को जो रैंक दी जाएगी वो क्या होगा नंबर उसका 7 7 और 7। हमने तीनों को बराबर रैंक दे दी। ये तो था पहला मुख्य विषय जिसको कि हमें ध्यान देना है। क्या था मुख्य विषय? हमने 5 बच्चों तक को रैंक दी। छठवें बच्चे, सातवें बच्चे और आठवें बच्चे के एक जैसे अंक आए। छठवें बच्चे, सातवें बच्चे और आठवें बच्चे के अंक एक जैसे आए हैं। इसीलिए हमने 6, 7 और 8 को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्योंकि ये 3 बच्चे थे इसलिए हमने 3 से भाग दे दिया। तो हमारे पास टोटल आया 21/3। 21 को 3 से भाग देने पर 7 आया। तो अब इन तीनों की लड़ाई ना हो, हमने तीनों को एक जैसे ही अंक प्रोवाइड कर दिए, 7, 7 और 7। अब दूसरा बिंदु जो ध्यान रखने वाला है कि जब हमने यहाँ रैंक प्रोवाइड किया तो हमने 6, 7, 8 नहीं दिया है। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे अब अगले वाला रैंक क्या होगा। तो यहाँ ये विशेष ध्यान देना है कि हम रैंक क्रम के अनुसार 6, 7 और 8 बच्चों को रैंक प्रोवाइड कर चुके हैं। हमारे पास 2 ही बच्चे बचे हैं और हमें रैंक 1 से लेकर 10 तक देनी है। इसका अर्थ है अंतिमवा बच्चे का जो रैंक था वो 8वें नंबर का बच्चा है। अब हमें 9वां रैंक प्रोवाइड करना है। तो हमें 6, 7, 8 ना लिखकर 7, 7, 7 हमने तीनों को दे दिया। अब अगली जो रैंक होगी वो 8वीं के बाद क्या आएगी? 9वीं रैंक आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 3 बच्चों के एक जैसे अंक थे। हमने उनका जो सीरियल से आने वाला रैंक था 6, 7, 8 नहीं दिया क्योंकि तीनों में लड़ाई हो जाती। हमने तीनों की लड़ाई को हटाने के लिए पार्शियलिटी ना हो किसी बच्चे के साथ, हमने तीनों रैंक को जोड़ दिया और 3 से भाग दे दिया और बराबर बराबर रैंक को बांट दिया। तो 8 तक जब हम जोड़ चुके हैं तो अब 8 तक हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं। इसका अर्थ है अब हमें आगे बढ़ना होगा। तो 9वीं रैंक आ जाएगी। तो हम देखेंगे बड़ा अंक है 23, तो हमने इसको 9वीं रैंक दे दी और 22 सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला बच्चा है, इसको हमने 10वीं रैंक प्रोवाइड कर दी है। तो ये इसका सबसे मैं कहूँ बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझ में आना बहुत आवश्यक है। तो एक बार पुनः हम इसको रैंक 2 में रिपीट करके देखेंगे क्योंकि वहाँ भी 2 बच्चों के एक जैसे अंक आ रहे थे और 2 बच्चों के एक जैसे अंक आ रहे थे। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो एक बार समझ के R2 में आप मेरे साथ इसको करके देखिए। आप अगर समझ रहे होंगे तो आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम जब हिंदी के प्राप्तांक यानी R1 के अंक या रैंक हम प्रोवाइड कर चुके हैं तो अब हमारा कार्य है अंग्रेजी के रैंक प्रोवाइड करना, जिसको हमने R2 से डिनोट किया है कॉलम को। तो R2 में हम देखेंगे सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो हमें जानकारी मिली 30 अंक सबसे अधिक हैं, इसको हमने पहला रैंक दे दिया। इस बच्चे को पहला नंबर है जिसके 30 अंक आए हैं। अब इसके बाद हमारे पास समस्या ये आई कि दूसरे नंबर पर 2 बच्चे आ रहे थे जिनके कि 28 अंक आए हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हिंदी में जैसा किया था वैसे ही यहाँ भी करना है। एक बच्चे को रैंक मिल चुका है, 2 बच्चे हमारे पास आ चुके हैं। तो इसका अर्थ है दूसरा बच्चा धन तीसरा बच्चा। तो क्या कर लेंगे? 2 धन 3 यानी दूसरा रैंक नंबर धन तीसरा रैंक नंबर बट्टे कितना आएगा? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं तो बट्टे कितना हो जाएगा? 2। तो 3 धन 2 कितना होता है? 5। तो 5 बटे कितना हो जाएगा? 2। और जब हम 2 का भाग देंगे 5 में तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 5 का आधा कितना होगा? 2.5। इसका अर्थ क्या है? हम इन बच्चों को दूसरा और तीसरा रैंक ना देकर क्या वैल्यू देंगे? लड़ाई ना हो, बराबर बराबर वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। 2.5 2.5। अब हम 3 बच्चों को रैंक प्रोवाइड कर चुके हैं तो अगली जो रैंक होगी वो कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए।
ना कि 2 या 3 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम 2 रैंक और 3 रैंक को हम जोड़ चुके हैं और 2 से भाग दे चुके हैं, और उन 2 रैंक एक जैसे नंबर लेके आने वाले बच्चों को हमने उसको बांट दिया जो दूसरे और तीसरे नंबर पे थे। अब हमें देना है रैंक नंबर 3, सॉरी, हमको क्या देना है, चौथे बच्चे को रैंक प्रोवाइड करनी है। तो हमने देखा कि चौथे नंबर पर और पांचवें नंबर पर जो बच्चे आ रहे हैं उनके फिर से अंक एक जैसे हो गए, तो फिर समस्या आ गई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से समस्या को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम कितने बच्चों को रैंक दे चुके हैं, हमने पहले बच्चे को रैंक दिया, हमने दूसरे बच्चे को रैंक दिया, हमने तीसरे बच्चे को रैंक दिया। तो अब हमें रैंक प्रोवाइड करनी है चौथे बच्चे को। तो चौथे बच्चे को रैंक देने के लिए हमने अंकों को देखा, तो हमारे पास 26 और 27 ये रिपीट हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी क्या कोई बड़ा अंक है? तो हमने देखा, हाँ, हमारे पास एक और बड़ा अंक आ गया है 27। अगर हम इसको चौथा और पांचवा मान लेते तो 27 तो छूट ही जाता। तो यही विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमसे ऐसी मिस्टेक ना हो। तो हमने 27 को रैंक दे दिया है चौथा। अब हमारे पास 27 से कम अंक हम फिर से देखें तो 2 बार रिपीट आने वाले, जिसका मैंने पहले भी चर्चा किया, वो है 26 और 26। तो 27 को यदि हमने चौथा रैंक दिया है तो ये कितने नंबर के बच्चे हैं? 5वें नंबर के और 6वें नंबर के बच्चे हैं। तो हमें क्या करना है, 5 धन 6, या हम इसे कह सकते हैं 5वीं रैंक धन 6वीं रैंक। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों में बराबर बांटने के लिए 2 से ही भाग कर देंगे। तो 6 और 5 होता है 11, और 11 को हमने 2 से भाग दिया तो वैल्यू कितनी आएगी? 5.5 वैल्यू आई। तो हमने दोनों पे 5.5 की वैल्यू लिख दी। अब हम कितनी रैंक तक कार्य कर चुके हैं? 6 रैंक तक हम कार्य कर चुके हैं। पहला रैंक इधर था, दूसरे रैंक में हमने 2 धन 3 किया, क्योंकि 2 बच्चों के एक जैसे अंक थे, उसको 2 से भाग दिया तो 2.5 आया। चौथे बच्चे को हमने 27 अंक जिसके आए थे उसे चौथा रैंक दिया। तो 4 तक हम काम करने के बाद 5वीं और 6वीं रैंक दी जानी थी, तो 2 एक जैसे अंक थे, इसीलिए उन दोनों के अंकों को हमने जोड़ दिया, 5वीं रैंक धन 6वीं रैंक बटे 2 कर दिया, तो 5.5 आ गया। अब 6 तक हम काम कर चुके हैं। 7वीं रैंक के लिए हम चेक करेंगे नंबर को, तो हमें पता चला 25 अंक लेके आने वाले बच्चे को 7वीं रैंक, 22 अंक लेके आने वाले को 8वीं रैंक, 21 अंक लेके आने वाले को 9वीं रैंक और 20 अंक लेके आने वाले को 10वीं रैंक प्रोवाइड हो चुकी है। तो इस प्रकार से बिना पार्शियलिटी किए हमने सब बच्चों को बराबर जो रैंक उनका आ रहा है, जो उनके साथ न्याय करेगा, ऐसा हमने उनको रैंक प्रोवाइड कर दिया है जो उनका एक्चुअल रैंक है। तो अब हम पहला स्टेप पूरा कर चुके हैं अपना। इसके बाद हम चलेंगे अपने दूसरे स्टेप की ओर। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमको डी निकालना है। डी का अर्थ क्या है? डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम? r माइनस आर टू करेंगे। क्या करेंगे? r माइनस आर टू करेंगे। तो r माइनस आर टू करने के लिए हमको प्रत्येक रो की जो वैल्यू है उस रो की वैल्यू को माइनस कर देना, यानी 9 माइनस 5.5, 7 माइनस 5.5, 7 माइनस 1, 5 माइनस 4, 4 माइनस 2.5, 2 माइनस 8, 7 माइनस 7, 3 माइनस 2.5, 1 माइनस 9, 10 माइनस 10। तो वैल्यू क्या आई हमारे पास? डी की वैल्यू आई है 3.5, 1.5, 6, 1, 1.5, 6 माइनस में 0.5 माइनस 8, 0। अब हमें क्या निकालना है? थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग डी स्क्वायर निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमें समेशन डी स्क्वायर की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे? डी की आए हुए प्रत्येक रो की वैल्यू को उसी की वैल्यू से इंटू करना, गुणा करना। तो 3.5 गुणा आगे 3.5, 1.5 गुणा आगे 1.5, 6
into 6, 1 into 1, 1.5 into 1.5, 6 into 6, 0 into 0, zero point 0.5 into 0.5, 8 into 8, 0 into 0. तो जब हमने इंटू किया तो हमारे पास वैल्यू आई है 12.25, 2.25, 36, 1, 2.25, 36, 0.25, 64, 0. यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, जब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा किया जाता है यानी स्क्वायर निकाला जाता है तो जो माइनस का सिंबल लगा होता है वो हट जाता है। अब हटने के बाद आप इन सब को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आपको समेशन डी स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमने 12.25, 2.25, 36, 1, 2.25, 36, 2.25, 64 को हमने जोड़ा तो हमारे पास वैल्यू आई है 154 की, यानी समेशन डी स्क्वायर कितना है 154 आ चुका है। तो अब इसको हम सूत्र में रखेंगे और वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहला सवाल सॉल्व किया। रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट स्टार्ट एन की वैल्यू एन स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास समेशन डी स्क्वायर 154 था तो 6 इंटू 154 अपॉन नीचे की वैल्यू वैसे ही है जैसे हमने पिछले सवाल में की है। 6 इंटू 154 जब हमने किया तो 924 आया। 924 में 990 का जब भाग दिया तो 0.93 आया है। 1 से माइनस करने पर 0.93 को हमारे पास रैंक डिफरेंस मेथड का कोरिलेशन आया है 0.07, यानी जो हमारे सब्जेक्ट हैं हिंदी और अंग्रेजी उनमें 0.07 का कोरिलेशन है। तो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू टेबल को देखेंगे और देखेंगे कहाँ पे 0.07 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं +0.20 से लेकर +0.01 तक जो वैल्यू आई है उसको व्याख्या दी गई है नगण्य धनात्मक सहसंबंध। नगण्य का अर्थ है वेरी वेरी लो पॉजिटिव कोरिलेशन। तो जो हिंदी और अंग्रेजी है इन दोनों के मध्य में पॉजिटिव कोरिलेशन तो है, लेकिन ये पॉजिटिव कोरिलेशन बहुत ही ज़्यादा क्या है, लो लेवल का है, या हम इसको कहें बहुत ही लो से भी ज़्यादा लो लेवल का है। नगण्य बिल्कुल बहुत रेयर। हिंदी और अंग्रेजी एक दूसरे से भिन्न सब्जेक्ट हैं, तो भाषा भिन्नता के कारण ये ऐसा देखने के लिए आ रहा है और सहसंबंध भी दर्शा रहा है क्योंकि दोनों भाषाएं हैं इस आधार पे संबंधित हैं, लेकिन दोनों भाषाओं का अपना अपना महत्व है, उच्चारित करने का अपना अपना तरीका है। इस आधार पर इनका जो कोरिलेशन है बहुत ही नगण्य टाइप का कोरिलेशन है। तो सारा मेथड तो बिल्कुल वैसा ही है, अंतर केवल कहाँ पे आया, जब हमारे कुछ बच्चों के अंक एक जैसे आ जा रहे हैं तो हम कैसे रैंक प्रोवाइड करेंगे उनको, उनकी मेरिट में उनको लेकर आएंगे या उनके मेरिट का जो सीरियल है वो जान पाएंगे। बच्चा ये ना कह पाए कि मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है, भेदभाव हुआ है, मुझे मेरे और दूसरे बच्चे के एक जैसे अंक थे लेकिन उसको ज़्यादा अच्छा रैंक मिल गया और मुझे ख़राब रैंक मिल गया है। तो यहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है, बाकी सारा जो स्टेप है वो एक जैसा है। पहला स्टेप आपको स्कोर को रैंक प्रोवाइड करना है, दूसरा स्टेप आपको डिफरेंस निकालना है, तीसरा स्टेप आपको समेशन टी स्क्वायर निकालना है। तो इस तरीके से हमारा जो कोरिलेशन है स्पीयरमैन का ये समाप्त होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से समझने के लिए इसे सॉल्व करके देखेंगे। धन्यवाद।